ना थके पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है बोर्ड एग्जाम में टॉप करके दिखाने का। इसीलिए अभी भी हमारा क्या है, संघर्ष जारी है। तो इसी संघर्ष के साथ हम संपूर्ण फिजिक्स के 3 और 5 नंबर में पूछे जाने वाले, पेपर में छपने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे बुक के साथ। तो 6 मार्च को क्या करना है, ये ही क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। तो 6 मार्च को आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं, यही अंतिम तैयारी है। डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन से आप मान के चलिए 50 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो 50 नंबर आपके क्या है, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन ही तो क्या करते हैं, आपको 50 नंबर लगभग दिलाने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में हम 50 नंबर की रणनीति लेकर चलने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, कोई वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में, इसमें से तो एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का छपने वाला है। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो मान लेते हैं क्या एक वैद्युत द्विध्रुव, हमने थोड़ा सा फिगर और कुछ चीज़ें लिख कर लाई हैं, जिससे क्या हो आपको कम समय में बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा। तो माइनस क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, मतलब क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई क्या 2l, 2l लंबाई का क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो उसके मध्य बिंदु O से क्या है, हमको r दूरी पर क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो r बिंदु P पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो r दूरी पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ, यानी हो जाएगा E1। और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी E2। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, तो ये हमारा क्या है, इसके मध्य बिंदु O से, तो मध्य बिंदु O है तो क्या होगा 2l लंबाई है तो क्या होगा, मध्य आधा दूरी क्या होगा हमारा l हो जाएगा। और हमारा इतना r है और इतना दूरी l है तो क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु से r दूरी पर, उसके बिंदुओं से क्या r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर, एक सेकेंड, तो यहाँ से इसके मध्य बिंदु से क्या है r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर क्या है, मध्य बिंदु से क्या r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमारा क्या होगा, ये r प्लस यल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा r प्लस यल। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये प्लस क्यू आवेश से क्या करेंगे, बिंदु P के बीच की दूरी निकालेंगे क्या होगा, r माइनस यल। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवीजन करा रहे हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो अब आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या E1 है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ, और माइनस के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, माइनस आवेश की तरफ हो जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है Q है, Q अपान, और इनके बीच की दूरी क्या है r माइनस यल, तो हो जाएगा r माइनस यल का स्क्वायर। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण हमारा क्या हो जाएगा E2। तो माइनस क्यू आवेश के कारण हमारा E2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r प्लस यल का स्क्वायर। तो r प्लस यल का स्क्वायर। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E बराबर क्या आ जाएगा, हमारा दोनों की दिशा क्या विपरीत है, जब दोनों की दिशा विपरीत है क्या घट जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा E1 माइनस E2। तो E1 में से क्या E2 को घटा देंगे तो हमारा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r माइनस यल का स्क्वायर। तो E1 माइनस E2 करेंगे अपान, E1 है और E2 का मान क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r प्लस यल का होल स्क्वायर, r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा E का मान निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ से E का मान हमारा निकल के आ जाएगा कितना, तो हमारा यहाँ से क्या होगा, E का मान निकल के आ जाएगा
1/4 इप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q/1/4 इप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, तो हमारा बचेगा 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का स्क्वायर। अब यहाँ पर E का मान निकल के आ जाएगा कितना, हमारा E बराबर हो जाएगा r+l का स्क्वायर इधर, r-l का स्क्वायर इधर, तो हो जाएगा Q/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर बटे r-l r+l का कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का कितना स्क्वायर। तो हमारा ये दोनों क्या होंगे, आपस में को गुणा क्या इतना हो जाएगा। तो अब इतना हो जाएगा तो हमारा E का मान निकल के आ जाएगा, यहाँ पर E बराबर हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम, इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा Q/4RL, r+l का स्क्वायर माइनस r-l का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 4RL आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे तब। तो आप इतना क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो 4 इप्सिलॉन नॉट अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको हम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे E बराबर लिखेंगे क्या 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा लिख सकते हैं 2 इंटू 2Q और L इंटू R अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर 2QL या Q इंटू 2L या 2QL या Q इंटू 2L कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं Q इंटू 2L। तो इतना क्या करेंगे, इसको इतना लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद हम जानते हैं कि Q इंटू 2L, हम जानते हैं Q इंटू 2L हमारा क्या है बराबर P होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L, जिसे क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हमारा क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हमारा R का मान हम मान लेते हैं, R का मान क्या है बहुत कम है, किसकी तुलना में, R का मान क्या है बहुत अधिक है, L की तुलना में R का मान बहुत अधिक है। तो L को क्या करेंगे हम, L को नगण्य लेने पर, L को नगण्य लेने पर, तो L को नगण्य लेंगे तो हमारा E बराबर निकल के आ जाएगा कितना, E बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू P 2PR। तो 2PR ही होगा ना, 2 है Q इंटू 2L की जगह क्या हम देंगे P और इंटू R, तो 2PR हो गया। और हमारा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं r का पावर 4, r का पावर हम क्या लिखेंगे, r का पावर 4। तो l स्क्वायर क्या होगा, l स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा हमारा r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे क्या हमारा r का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर r का पावर 4, एक r से एक r कट जाएगा, तो हमारा E का मान निकल के आ जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान RQ। तो 2P अपान RQ हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या हो गया, अच्छी स्थिति में 1/4 इप्सिलॉन नॉट 2P अपान RQ। इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में, इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे E बराबर हो जाएगा वेक्टर E बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान RQ। तो 2P अपान R³ हमारा हो जाएगा। तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, माइनस Q आवेश से प्लस Q की तरफ। तो हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है। तो हमारी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा 2P पर क्या होगा, हमारा वेक्टर लग जाएगा और हमारा यहाँ से क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव की क्या की हमने, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक क्या किया, अच्छी स्थिति में प्राप्त कर लिया है। तो हमें उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो अच्छी स्थिति में हमने पढ़ा, अब निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में माने क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q, जिसके बीच की लंबाई क्या है 2l, तो इसके आधी लंबाई क्या हो जाएगी l हो जाएगी। मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो हमें r दूरी पर क्या करना है, हमें P पर हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके कारण हमारा जो +q आवेश है, +q से क्या करें P से मिला देंगे, तो +q आवेश का क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ, यानी हमारा हो जाएगा E1 दूर की तरफ, और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उस आवेश की तरफ क्या होगा -q की तरफ, तो हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा E2। अब यहाँ पर एक कोण हमारा क्या थीटा है और एक कोण थीटा है, तो हमारा ये हो जाएगा टोटल क्या होगा 2 थीटा, और हमारा आधा आधा इसको क्या करेंगे, इसको यदि क्या करेंगे हम इसको 2 घटक में, E1 को क्या करेंगे हम 2 घटक में बांटेंगे, जो हमारा क्या E1 है, E1 को क्या करेंगे 2 घटक में बांटेंगे, तो हमारा जो कोण के साथ लगा है क्या होगा, हमारा हो जाएगा E1 sin थीटा, हमारा E1 हो जाएगा साइन, जो हमारा क्या कोण के साथ लगा हुआ क्या होता है हमारा कास, E1 कास थीटा, और लंबवत घटक हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा। और हमारा यदि क्या करेंगे हम इसको, हमारा E2 को क्या करेंगे 2 घटक में बांटेंगे, तो थीटा वाला से लगा क्या हो जाएगा हमारा E2 cos थीटा, और हमारा नीचे वाला हो जाएगा हमारा लंबवत घटक हो जाएगा E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या एक दूसरे के विपरीत हैं और बराबर हैं, तो क्या होंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे निरस्त कर देंगे, और ये दोनों क्या एक ही दिशा में क्या होंगे, दोनों आपस में जुट जाएंगे। और हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हमारा पी क्यू का मान क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा r² + l² क्या हो जाएगा अंडर रूट में r² + l², और ये भी क्या हो जाएगा हमारा सेम ही है, तो r² + l² हो जाएगा किसमें अंडर रूट में। और ये दूरी क्या r है और ये हमारा क्या l है, तो क्या होगा हमारा आधार r, आधार कितना है l है और लंब कितना है r है, तो हमारा क्या होगा r² + l² कर्ण का मान निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब इसको हल करते हैं, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण हमारा E1 बराबर निकल के आ जाएगा, E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपान अंडर रूट r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अब हमारा E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपान r² प्लस l²। तो हमारा क्या था, ये कर्ण रूट था क्या हमारा हट गया स्क्वायर से। अब पुनः -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपान r² प्लस क्या आ जाएगा हमारा l² हो जाएगा, क्योंकि क्या यहाँ पर मान क्या दोनों समान है, r² प्लस l² हो जाएगा। तो हमारा चूंकि E1 और E2 क्या हमारे बराबर हैं, E1 बराबर यहाँ पर क्या है हमारा E2 है, तो E1 और E2 बराबर हैं और क्या है दोनों एक ही दिशा में हैं, तो क्या होंगे दोनों जुट जाएंगे। तो कह सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हमारा क्या है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है, तो क्या होगा दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारा E बराबर हो जाएगा कितना, E1 और E2 बराबर हैं, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2E1 cos थीटा। तब हमारा E1 का मान रख देंगे, अब E1 का मान रखेंगे तो हमारा E बराबर निकल के आ जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपान r² प्लस l² cos थीटा। तो cos थीटा और क्या आ जाएगा हमारा cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा और क्या हमारा sin थीटा और लंब बटे कर्ण, तो cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है l है और कर्ण कितना है l बटे r² प्लस अंडर रूट l²। तो हमारा E बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे r² प्लस l² इंटू l अपान
हमारा कास थीटा का मान हो जाएगा यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू हमारा क्या आ जाएगा 2l क्यू इंटू 2l अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या ये हमारा 1 है और ये हमारा 1/2 है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 3/2 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हो जाएगा हमारा 3/2। तो हमारा क्यू इंटू 2l बराबर हमारा पी हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पी क्यू इंटू 2l बराबर पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। चूँकि आर का मान क्या है, आर का मान हमारा क्या है बहुत अधिक है किसकी तुलना में, एल की तुलना में, तब हमारा आर स्क्वायर का मान भी क्या होगा बहुत अधिक होगा एल स्क्वायर की तुलना में। तो एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर, एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर, तो हम एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम नगण्य ले लेंगे। तो एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर हमारा ई का मान निकल के आ जाएगा कितना हमारा 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर का कितना है हमारा आर का स्क्वायर का पावर 3/2। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, जब 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा ई का मान निकल के आ जाएगा, हमारा ई बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब। तो पी बटे आर क्यूब हमारा निकल के आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। हमारा क्या होगा निकल कर आ गया क्या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा 2p अपान, हमने अच्छी स्थिति में क्या देखा है हमारा अच्छी स्थिति में 2p अपान आर क्यूब होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है हमारा p बटे आर क्यूब होता है। और इसको सदिश रूप में लिख देंगे, सदिश रूप में हमारा कितना आ जाएगा, सदिश रूप में हो जाएगा हमारा वेक्टर ई बराबर 1/4 -1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर p बटे हमारा कितना आ जाएगा आर क्यूब। तो सदिश रूप में क्या होगा हमारा इतना आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा क्या हो गया निरक्षीय स्थिति में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल ली है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक और शानदार क्वेश्चन लेकर हाजिर है, कह रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा क्या है एक वैद्युत द्विध्रुव है, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमारा क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है -q से +q तक, तो हमारा क्या एक वैद्युत द्विध्रुव -q +q आवेश का क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। तो यानी क्या वैद्युत द्विध्रुव मतलब 2 ध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके कारण हमारा +q आवेश के कारण जो हमारा लगने वाला बल क्या होगा दूर की तरफ लगेगा। ये हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया रखा गया है। तो हमारा जो +q आवेश के कारण जो लगने वाला बल होता है क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। तो लगने वाला बल हमारा यह बराबर क्या आ जाएगा q इंटू ई हो जाएगा। और क्या है -q आवेश का क्या होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा बल, तो हमारा हो जाएगा यह बराबर q इंटू ई, यहाँ भी हो जाएगा। तो हमारा क्या है एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है ये भी एक क्या एक हमारा क्या वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। तो हम क्या करेंगे इसको इससे क्या करें इसको इधर बढ़ाए और इसको इधर बढ़ाए और क्या किया हमने बिंदु सी ज्ञात कर लिया। अब बिंदु सी ज्ञात कर लिया तो हमारा क्या होगा ये हमारा यदि कोण क्या है ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, वैद्युत क्षेत्र से क्या थीटा कोण बनाता है, तब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमारी क्या है 2l है। यदि थीटा कोण बनाता है तो हमारा जो हमारा क्या होगा ये हमारा AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, AC बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। साइन थीटा क्या लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है लंब बराबर हमारा क्या है लंब ही ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करना है तो हमारा क्या है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ज्ञात करना है और कर्ण क्या है 2l है। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या है साइन थीटा बराबर लंब हमारा कितना है AC बटे कर्ण क्या है हमारा 2l। तो हमारा AC बराबर क्या आएगा हमारा 2l साइन थीटा। तो AC बराबर क्या हमारा 2l साइन थीटा आ गया। तो उसी से हमने क्या किया यहाँ पर लिखा है। अब बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर होता है बल गुणे
उसकी क्रिया रेखा के साथ क्या लंबवत दूरी, तो उसकी क्रिया रेखा की क्या है लंबवत दूरी, हमारा क्या लंबवत दूरी AC है। अब AC का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा F गुणे 2L साइन थीटा। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा, हमारा F बराबर होता है Q इंटू E, हमारा F बराबर क्या होता है Q इंटू E, Q इंटू E इंटू 2L साइन थीटा। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। तो Q इंटू 2L हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएगा, Q इंटू 2L बराबर क्या हो जाएगा हमारा P हो जाएगा। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। तो हमारा टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारा PE साइन थीटा आ जाएगा। तो अब इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो सदिश रूप में हमारा वेक्टर टाउ बराबर हो जाएगा P क्रॉस वेक्टर E क्रॉस P क्रॉस वेक्टर E। ये सदिश रूप में हो गया। ये थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, तो हमारा टाउ मैक्सिमम का मान हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री, PE साइन 90 डिग्री। तो हमारा टाउ मैक्स का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा PE हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसको लिखने से अच्छा था क्या है, बस इसमें कुछ समझना तो था नहीं, तो हमने क्या किया कुछ चीज़ें लिख कर लाए हैं और कुछ चीज़ क्या करेंगे आपको लिख कर दिखाएंगे। तो जो चीज़ क्या लिखना, जिसमें ज़्यादा समझना नहीं उसको लिख करना है, जिसको समझना है उसको हम लिख कर आपको बता ही रहे हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन लेकर आ जाइए। कह रहा प्लास्टिक की एक गोली, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान कितना इतना किलोग्राम है, दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर है। दो प्लेट है, एक माइनस है एक धन आवेशित है। तो क्या है बीच में क्या संतुलन स्थिति में P पर बिंदु P पर है। तो गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सामान्य से कम होंगे कि अधिक होंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है हमारा एक गोली रखी है। तो क्या संतुलन की स्थिति में, जब संतुलन अवस्था में है तो संतुलन की स्थिति में हमारा क्या QE और mg, हमारा जो ऊपर लगने वाला बल है और नीचे लगने वाला भार है दोनों क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। संतुलन की स्थिति में हमारा QE और mg क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो हमारा E बराबर होता है V इंटू डी, हमारा E बराबर होता है V इंटू डी। तो हम लिख सकते हैं Q इंटू V बाई डी और हमारा M इंटू जी रहेगा ही। तो हमारा यहाँ से क्या कर रहा है Q का मान निकालना है, तो हमारा mg इंटू डी बटे हमारा क्या हो जाएगा V, mg डी बटे V हो जाएगा। तो अब यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं। Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है NE, चूँकि हम जानते हैं Q बराबर होता है NE, तो Q बराबर होता है हमारा NE। तो हमारा mg इंटू डी बाई हमारा क्या हो जाएगा V। तो हमारा E का मान निकालना है, तो हमारा mg डी यहाँ पर हम लिख देंगे Q बराबर NE। तो Q बराबर यानी mg डी बटे VE। तो VE या हमारा E भी कुछ भी लिखिए, तो E भी। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया है, हमारा दिया है m का मान 3.2 गुणे 10 का पावर माइनस 15। m का मान कितना है 3 m का मान हमारा क्या है, यही हमारा m का मान है। तो द्रव्यमान है, तो हमारा g का मान दिया 10, तो हमारा g का मान दिया कितना 10 का पावर 1 और हमारा d दूरी कितना है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है हमारा d है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमारा कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 मीटर में बदल लिए। तो अब हमारा E इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा क्या आ जाएगा 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 और हमारा V दिया है हमारा कितना वोल्टेज दिया 1000 वोल्ट। तो हमारा V का मान दिया कितना 1000 वोल्ट। अब इसको हल करेंगे तो हमारा 16 दूना कितना आ जाएगा हमारा 32, 2 दूनी 4 यानी कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 15 दू 17, 17 में से गया कितना हो गया 16 और ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा और 19 में से 3 गया 16, तो 19 में से 3 गया 16 यानी 10 का पावर माइनस 16 गुणे आई ऊपर जाएगा कितना आएगा 10 का पावर प्लस 16। तो हमारा 10 का पावर माइनस 16 से 10 का माइनस 16 कट गया और हमारा क्या आ गया n का मान कितना आ गया 4। जब n का मान 4 आ गया तो इन क्या है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो 4 इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है कमी है। तो हमारा n का मान कितना आ गया पॉजिटिव में आ गया, तथा क्या हमारे 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है हमारी कमी है। तो हमें उम्मीद है
यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो बताइए कि एक तीसरे आवेश q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो जाए। तो हमारा +9e आवेश है और हमारा क्या एक हमारा क्या है यहाँ पर 2 आवेश रखे हैं, एक -e आवेश और एक हमारा क्या +e आवेश। तो मान लेते हैं क्या उसको बिंदु q यहाँ पर रख दिया, हमने क्या किया यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर रख दिया। तो माने क्या यहाँ से ये दूरी x है और ये हमारा क्या है दोनों एक दूसरे से क्या है 16 सेंटीमीटर की दूरी। तो हमारा क्या हो जाएगा 16 - x, तो 16 - x। तो हमारा यहाँ पर बिंदु यहाँ पर क्या हमने q आवेश को क्या किया रख दिया है, तीसरे बिंदु आवेश को क्या यहाँ पर q को रख दिया है। तो हमारा +q आवेश के कारण क्या होगा, जो हमारा लगने वाला बल क्या होगा +9q के कारण दूर की तरफ, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बल लगेगा दूर की तरफ और यहाँ पर भी क्या होगा यहाँ पर भी दूर की तरफ लगेगा। तो हमारा क्या होगा F2 और हमारा क्या होगा F2। तो हमारा इन दोनों की टोटल दूरी कितना हमारा 16 सेंटीमीटर है। तो हमारा जब संतुलन की स्थिति में हमारा F1 बराबर F2 हो जाएगा, तो F1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा हमारा F2 हो जाएगा। तो हमारा F1 बराबर F2, तो हमारा F1 बल का किसके +9e के कारण लग रहा है। तो लगने वाला बल इसके कारण इससे ये हमारा प्लस आया इसके कारण लगने वाला बल क्या होगा दूर की तरफ। तो ये हमारा क्या है F1 है ना, तो हमारा ये F1 है और ये हमारा F2 है। तो हमारा F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9e इंटू q बटे कितना इनके बीच की दूरी क्या है बटे x² बराबर। अब यहाँ पर बल लग रहा है, तो हमारा यहाँ पर बल लग रहा है, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू e बटे 16 - x का स्क्वायर। तो हमारा इससे a कट गया, q से q कट गया और e से e कट गया। तो हमारा बचा कितना 9, यानी 9 बटे x² को लिख सकते हैं 3 बटे x का होल स्क्वायर और लिख सकते हैं 1/16 - x का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर है क्या होगा, दोनों तरफ से स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएगा और हमारा निकल क्या जाएगा 3 बटे x। 3 बटे x बराबर हो जाएगा 1/16 - x। तो हमारा हो जाएगा 48 - 3x बराबर हमारा x हो जाएगा। तो हमारा 48 में क्या होगा 3x उधर जाएगा कितना हमारा हो जाएगा 4x। 48 बराबर कितना जाएगा हमारा 4x। तो इसको एक लाइन और बढ़ाना चाहे तो क्या करते हैं बढ़ा सकते हैं, हमारा क्या x है और ये 3x जाएगा तो क्या होगा हमारा +3x, यानी हो जाएगा 48 46 नहीं है 48 बराबर हमारा कितना आएगा 4x। तो 12 चौक 48, तो हमारा x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। जब हमारा x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर, तो हमारा +9e आवेश से क्या है हमें कितना 12 सेंटीमीटर की दूरी पर और +e आवेश से क्या है हमें 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश क्या होगा संतुलन की स्थिति में होगा। तो इस प्रकार आप क्या करते हैं इसको हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा 2 बिंदु आवेश प्लस इतना कूलाम तथा इतना कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत इस दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो हमारे क्या है 2 आवेश हैं, तो हमारे क्या है 2 आवेश हैं। एक आवेश का मान कितना है 5 × 10⁻⁻19 5 × 10⁻⁻19 कूलाम है और एक आवेश हमारा कितना है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम है। एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो हमारा बिंदु E पर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, तो हमारा क्या रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जोड़ने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो माना इस बिंदु पर हमारा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो हमारा दोनों आवेश क्या है प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है दूर की तरफ होता है।
तो यहाँ पर हमारा E1 का मान दूर की तरफ हो जाएगा और ये प्लस आवेश है, इसके कारण क्या होगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इधर दूर की तरफ यानी E2 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं हमारा क्या इस बिंदु पर मान रहे हैं, हमारा बिंदु O मान लेते हैं, तो इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगा हमारा, यदि x मानते हैं तो हमारा इधर की दूरी क्या आ जाएगा हमारा 1 - x हो जाएगा। तो अब हमारा चूँकि क्या है E1 और E2 क्या है दोनों की बराबर है, तभी तो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो रही है। तो E1 E2 बराबर है, तो हमारा लिख सकते हैं E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, तो हमारा क्या जाएगा Q/r²। तो हमारा Q का मान कितना थे, आवेश का मान कितना दिया, आवेश का मान दिया है 5 × 10⁻⁻19 अपान r²। r का मान कितना हमारा x² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान क्या जाएगा r²। तो Q का मान क्या है हमारा इतना 10 × 10⁻⁻19 बटे r² का मान कितना है हमारा 1 - x²। तो अब यहाँ पर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन से क्या कट जाएगा और हमारा यहाँ पर 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट जाएगा, तो हमारा 5/x² आ जाएगा। तो हमारा क्या 5 दूनी 10, ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/x 1/x² बराबर हमारा 2/1 - x² है, क्या 2 को लिख सकते हैं कितना √2/1 - x को क्या टोटल का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 को लिखेंगे, 2 को लिख सकते हैं क्या √2 × √2 लिख सकते हैं। जब 2 को √2 × √2 तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमारा आ जाएगा कितना 1/x बराबर √2/1 - x। अब यहाँ से 1 - x बराबर √2x। अब यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1 बराबर √2x प्लस x, √2x प्लस x हो जाएगा। तो हमारा 1 बराबर हो जाएगा 1 पॉइंट, हमारा यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो √2 + 1 × x। तो हमारा लिख सकते हैं √2 + x को लिख सकते हैं क्या 1.414 + 1 × x। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा निकल कर कितना आ जाएगा, निकल कर हमारा आ जाएगा 1 बराबर 2.414x। तो हमारा x बराबर निकल गया 1/2.414। तो हमारा x बराबर निकल के आ जाएगा 0.414 मीटर, या लिख सकते हैं 41.4 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमारा क्या है x हमारा प्लस 5 × 10⁻19 कूलाम आवेश से क्या कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी शून्य होगी, कितने सेंटीमीटर 0.41.4 सेंटीमीटर दूर। तो 41.4 सेंटीमीटर दूर पर क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो एक हमारा क्या हमने समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया, तो क्या किया हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया और इस पर क्या था दोनों तरफ क्या आवेश वितरित रहेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आवेश वितरित रहेगा। एक को क्या हमने ग्राउंड कर दिया, तो ये हमारा क्या प्लस वाला आवेश क्या होगा हमारा ग्राउंड में चला गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है d है और इनके बीच का परावर्तन माध्यम क्या है हमारा यदि क्या हो K हो तब। तो इसके बीच प्लस से माइनस की तरफ क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ होती है। अब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमारा E बराबर हो जाएगा σ/K × एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या E बराबर σ/K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हमारा E बराबर सिग्मा बराबर होता है Q/A, सिग्मा बराबर होता है हमारा Q/A। तो आवेश घनत्व बराबर होता है सिग्मा बराबर Q/A होता है। तो हमारा Q × K A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर क्या आएगा E × D, V बराबर होता है E × D। तो हमारा V बराबर हो जाएगा E का मान हमारे क्या निकाला, E का मान निकाला है Q/K एप्सिलॉन नॉट, K
ए क्यू अपान के ए इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा हमारा डी। तो अब संधारित्र की हम जानते हैं संधारित्र की धारिता होती है कितना, संधारित्र की धारिता होती है सी बराबर क्यू अपान भी, या क्यू बराबर होता है सी भी। तो सी बराबर क्या क्यू अपान भी होता है। तो हमारा सी बराबर अब क्यू का मान हम यहाँ भी का मान यहाँ रख देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्यू बटे क्यू डी बटे हमारा कितना आ जाएगा के ए इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्यू से क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा और के ए इप्सिलॉन नॉट हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमारा सी का मान निकल के आ जाएगा के ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो हमारा सी का मान निकल के आ जाएगा के ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी। अब संधारित्र की धारिता क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा क्या है अगला क्वेश्चन कि इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक के में क्या करते हैं वृद्धि के द्वारा, यदि क्या करें हम परावैद्युतांक माध्यम क्या करें वृद्धि कर दें तब भी हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। और यदि क्या करें हम क्षेत्रफल में वृद्धि कर दें तब भी। और डी में हम क्या करेंगे ये हमारा क्या दूरी, उनके बीच की दूरी को क्या करें कम कर दें तब भी क्या करते हैं हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब क्या है कारक हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले। तो इन्हीं के द्वारा हम क्या संधारित्र की धारिता को घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इनके बीच क्या हो आंशिक रूप से हमने क्या किया एक परावैद्युत एक हमारा क्या संधारित्र है, एक हमारा क्या प्लेट लिया उस पर क्या किया हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया। तो जिसके कारण क्या होगा हमारा ये इस पर ये प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। और इसके बाद एक और हमने क्या किया एक प्लेट लिया क्या इसके कारण क्या ये आवेशित हो जाएगा, एक तरफ क्या होगा माइनस हो जाएगा एक तरफ प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा प्लस वाला क्या होगा हमारा ग्राउंड कर दिया और माइनस वाला हमारा रह गया। तो इसके पर क्या हो गया हमारा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया। यदि इनके बीच की दूरी क्या हो डी हो तब इनके बीच की दूरी डी हो और इसके बीच क्या हो कि परावैद्युतांक रखा हो। तो वायु क्षेत्र में यदि क्या हो यहाँ पर कोई भी क्या परावैद्युत क्षेत्र नहीं है तब वायु क्षेत्र में हमारा हमारा E1 और इसकी मोटाई क्या हो यदि टी हो तो यदि टी मोटाई का क्या करें हम परावैद्युत पट्टी रखे हैं। संधारित्र प्लेट के बीच क्या किया हमने आंशिक रूप से क्या है टी मोटाई का एक परावैद्युत पट्टी रखा है। तो हमारा E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट या क्यू अपान हमारा सिग्मा क्यू अपान क्या हमारा हो जाएगा ए क्यू अपान ए सिग्मा के क्यू अपान ए होता है। तो चूँकि सिग्मा क्या क्यू बटे ए होता है ये ध्यान रखिएगा इंटू इप्सिलॉन नॉट। यदि क्या परावैद्युत माध्यम की क्या टी मोटाई की पट्टी क्या है इसमें परावैद्युतांक रखा हो तो के हो यदि इसका परावैद्युतांक क्या वायु के लिए क्या के का मान 1 होता है। तो हमारा यहाँ पर E2 का मान निकल के आएगा सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट या सिग्मा हटा देंगे हमारा क्यू अपान के ए इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा E1 और E2 निकल जाएगा। अब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, अब प्लेटों के बीच विभवांतर हम निकालेंगे। प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा V बराबर हो जाएगा E1 V बराबर क्या इंटू डी V बराबर होता है E इंटू डी V बराबर होता है E इंटू डी। तो V बराबर होता है हमारा E इंटू डी। जब V बराबर होता है E इंटू डी तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा D माइनस टी। तो हमारा हो जाएगा D माइनस टी। तो E1 के लिए क्या हमारा D माइनस टी। तो E1 के कारण क्या हमारा जो क्या होगा विभवांतर होगा D माइनस टी। तो खाली स्थान में क्या ये हमारा इतना खाली स्थान है तो D में से क्या टी घटा देंगे तो हमारा क्या होगा E1 के कारण निकल जाएगा। अब E2 के कारण हमारा क्या होगा इंटू टी प्लस E2 इंटू टी हो जाएगा। तो प्लस E2 इंटू टी हो जाएगा। तो E2 इंटू टी हो जाएगा। तो हमारा V बराबर निकल के आ जाएगा क्यू अपान ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी E1 का मान रख दिया और प्लस E2 का मान रखेंगे क्यू अपान के ए इप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो हमारा यहाँ से V का मान निकल के आ जाएगा क्यू अपान हम ए इप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे तो क्यू अपान ए इप्सिलॉन नॉट हम यदि क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बटे हमारा क्या हो जाएगा के। चूँकि हम संधारित्र की धारिता हम जानते हैं क्या होता है सी बराबर होता है क्यू बटे भी। सी बराबर होता है क्यू बटे भी। जब सी बराबर क्यू बटे भी तो हम भी का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा सी बराबर क्यू बटे क्यू अपान ए इप्सिलॉन नॉट इंटू
डी माइनस टी प्लस टी बटे के। तो हमारा Q से Q कट जाएगा और हमारे यहाँ से C का मान निकल के आ जाएगा कितना, C बराबर निकल के आएगा ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा इनटू हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बटे के। ये क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी रखी हो तो संधारित्र के प्लेटों के बीच, तो हमारा जो संधारित्र की धारिता होगी C बराबर हो जाएगी ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बटे के हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय के कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमारे क्या है, दो आवेशों के बीच क्या करेंगे हम, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो इन दोनों आवेशों के निकाय के द्वारा इन दोनों के कारण क्या U1 U2 U3 हमने क्या किया, मान लिया। तो हमारा U बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा। तब U1 के कारण U1 हमारी स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या प्लस 2Q और माइनस Q के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो हमारा U बराबर निकल के आ जाएगा, इनके बीच क्या होगा हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट हमारा होता है क्या, दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल बटे क्या उनके बीच की दूरी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो हमारा हो जाएगा 2Q इंटू ये हमारा क्या माइनस Q बटे हमारा बीच की दूरी क्या A प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा U2 कितना है माइनस Q इंटू माइनस Q, तो माइनस Q इंटू माइनस Q बटे हमारे बीच की दूरी A प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू U3 में क्या 2Q और माइनस Q, 2Q इंटू माइनस Q बटे इनके बीच की दूरी A। अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। तो हमारा हो जाएगा 2Q माइनस 2Q स्क्वायर बटे A प्लस Q स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस Q स्क्वायर अपान A प्लस 2 माइनस 2Q स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2Q स्क्वायर अपान A, तो माइनस 2Q स्क्वायर अपान A। तो हमारा क्या होगा माइनस 2Q, दो क्या हो गया माइनस 4Q स्क्वायर हो गया और एक घट गया, तो यानी क्या माइनस 3Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 3Q स्क्वायर अपान A। तो हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकल के आ जाएगा कितना, इतना आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आसानी से आप 3 नंबर इस क्वेश्चन में पा सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कर संधारित्र को परिभाषित कीजिए, दर्शाइए कि चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र की धारिता, सबसे पहले हम इसमें परिपथ में आवेश की मात्रा निकालते हैं, उसके बाद संधारित्र की परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले संधारित्र की परिभाषा ही लिख लेते हैं। तो हमारा संधारित्र की परिभाषा यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर संधारित्र की परिभाषा हो गई। संधारित्र क्या एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके चालक के आकार में वृद्धि किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। इस संधारित्र की परिभाषा हो गई, इसको लिख कर दिखाएं या लिखा हुआ है आपको दिखा दें, दोनों में क्या कोई अंतर नहीं है। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा जो संधारित्र क्या, ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पर निकालेंगे आवेश के मान, आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। तो अब यहाँ पर आवेश का मान क्या होगा, समान होगा, तो क्या होगा 6Q और 3Q क्या है आपस में, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड क्या आपस में श्रेणी क्रम में है। तो 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है, तो हमारा यहाँ से C1 का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से C1 का मान निकल के आ जाएगा 6 × 3 बटे 6 + 3 यानी 18/9, यानी तुल्य धारिता कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड। अब 2 माइक्रोफैरड, तो हमारा यहाँ पर इस पर आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। समान श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश का मान समान होता है। तो यहाँ पर आवेश का मान निकल कर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आवेश का मान निकल के आएगा, अतः हम निकाल सकते हैं Q1
बराबर C1 इंटू भी। तो C1 का मान कितना आ गया हमारा 2 और V का मान कितना है, विभवांतर 20 वोल्ट है, तो यानी कितना आ जाएगा हमारा 40 माइक्रो कूलाम। आवेश का मान निकल कर आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश कितना है, संधारित्र पर आवेश 40 माइक्रोकूलाम है। 40 माइक्रोकूलाम है। 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर जो हमारा क्या है, आवेश का मान कितना है, 40 माइक्रोकूलाम है। क्योंकि क्या है, श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, समान होता है। तो सीरीज में क्या हो गया, इस पर आवेश का मान कितना हो जाएगा हमारा 40 माइक्रोफैरड हो जाए माइक्रोकूलाम हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर देखिए 12 और 4 माइक्रोकूलाम क्या, माइक्रोफैरड क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में है। तो 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो हमारा C2 बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, C2 बराबर 12 गुणे 4, 12 गुणे 4 बटे 12 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 12 चौका 48 बटे कितना 16, यानी आ जाएगा हमारा 3 माइक्रोफैरड। तो आवेश का मान क्या है, हमारा संधारित्र की धारिता कितना है, संधारित्र की धारिता कर, हाँ, तो इन दोनों की क्या धारिता है 12 कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा कितना 3 माइक्रोफैरड आ गया। अतः यहाँ से हम क्या करेंगे, आवेश का मान निकालेंगे तो हमारा Q2 बराबर हो जाएगा कितना, C2 इंटू भी। तो C2 इंटू भी, C2 का मान कितना है 3 और V का मान कितना है 20, यानी कितना आएगा हमारा 60 माइक्रोकूलाम। तो इस पर आवेश क्या होगा हमारा 60 माइक्रोकूलाम। तो अतः कह सकते हैं, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं अर्थात 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश कितना आ जाएगा, आवेश हमारा कितना है 60 माइक्रोकूलाम है। 60 माइक्रोकूलाम हमारा क्या यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। कह रहा किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, दिए गए चित्र ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर C1 और C2 क्या है, समांतर क्रम में हैं। तो यहाँ पर C1 और C2 ये हमारे क्या है, ये हमारा C1 और C2 क्या समांतर क्रम में हैं। तो C1 और C2 यहाँ पर C1 व C2 क्या है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। C1 और C2 क्या समांतर क्रम में है, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा C डैश बराबर निकल के आ जाएगा C1 प्लस C2, यानी क्या आ जाएगा हमारा 4 माइक्रोफैरड। तो 4 माइक्रोफैरड हो गया। तो अब यहाँ पर C डैश और हमारे कितने हैं, C डैश व C3, C डैश व C3 ये हमारा क्या C3, हमारा क्या C3 है और हमारा क्या हो गया ये हमारा क्या होगा C1, ये हमारा हो गया C2, तो C और ये हमारा क्या होगा C4। तो ये अब दोनों क्या, ये दोनों क्या श्रेणी क्रम में हो गए, C डैश व C3, C डैश व C3 क्या श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। C डैश व C3 क्या श्रेणी क्रम में है। तब हमारा C डबल डैश बराबर हो जाएगा 4 गुणे कितना हमारा 4 बटे 4 प्लस 4, यानी 16 बटे 8, यानी कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब हमारा इतना क्या होगा, हमारा 2 माइक्रोफैरड हो गया। अब यहाँ पर हमारे क्या हो गए ये और क्या होगा, इस ये टोटल हमारा क्या होगा C डबल डैश आ गया। जब C डबल डैश आ गया और C4 क्या होंगे, आपस में समांतर क्रम में होंगे। तो आपस में क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो अभी आपस में समांतर क्रम में होंगे तो हम लिख सकते हैं C डबल डैश व C4 क्या है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में है तो हमारा C ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा C डबल डैश प्लस C4, यानी हमारा कितना आएगा 2 प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा 4 माइक्रोफैरड। अब हमारा
ये टोटल हो गया। और हमारा क्या होगा यहाँ पर, अब ये जुट जाएगा तो क्या होगा, सी और सी ट्रिपल डैश हमारे क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अब हमारे क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, तो लिख सकते हैं सी व सी डबल ट्रिपल डैश क्या श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो हमारा 1/CE तुल्य धारिता 1/C प्लस 1/C क्या आ जाएगा हमारा ट्रिपल डैश। तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/C क्या तुल्य धारिता, ये दिया कितना, तुल्य धारिता हमारा दिया है 2 माइक्रोफैराड, तो 1/2 और हमारा 1/C का मान निकालना है, और 1/C ट्रिपल डैश का मान क्या है 1/4। तो हमारा अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, इसको इधर लाएंगे तो निकल के आ जाएगा 1/C। तो 1/C बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1/4। तो हमारा 1/C बराबर कितना आएगा 1/4, और C का मान हमारा निकल के आ जाएगा कितना 4 माइक्रोफैराड। तो ये सारे कैलकुलेशन ही थे, क्या था, हमने शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, तो कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के लिए वैद्युत धारा के पद में व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध सबसे पहले निकालते हैं। तो माना चालक की लंबाई क्या, माना एक चालक है, उसकी लंबाई कितना है हमारा L लंबाई का एक चालक है, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या हमारा A है, और चालक ये भी इसका आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो A × L हो जाएगा। यदि क्या हो इसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या n हो, तब चालक के संपूर्ण आयतन में क्या होगा NA, L क्या जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या इधर प्रवाहित हो रहे हैं और धारा क्या रही इधर प्रवाहित हो रही है। तो अब आगे इसको हल करते हैं। अब चालक में कुल आवेश, चालक में कुल आवेश हमारा हो जाएगा Q × यानी Q बराबर हो जाएगा N × E। हमारा Q बराबर क्या N का मान हमारा कितना दिया है, Q बराबर हमारा N मतलब कुल इलेक्ट्रॉन N बराबर क्या NaL। तो आयतन में संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या N है, तो NaL हो जाएगा, हमारा हो जाएगा NaL नल्ले हो जाएगा। अब चालक में प्रवाहित धारा अब निकालते हैं, चालक में प्रवाहित धारा। अब चालक में हमारा प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा, चालक में प्रवाहित धारा हमारा I बराबर क्या हो जाएगा Q/T, I बराबर हो जाएगा हमारा Q/T। तो Q बराबर क्या NaLE बटे हमारा हो जाएगा यहाँ पर T। तो I बराबर क्या Q/T हो जाएगा हमारा NaLE। अब समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा T बराबर दूरी हमारा क्या L और चाल क्या है हमारा VD। तो हमारा चाल क्या है, अनुगमन के वेग क्या है हमारा VD, तो T बराबर क्या L/VD। तो अतः हमारा I बराबर हो जाएगा, अतः I बराबर हमारा निकल के आ जाएगा NaLE बटे हमारा T का मान क्या है L/VD। तो हमारा L/VD, तो L/VD से हमारा क्या होगा L से L कट जाएगा और ऊपर चला जाएगा, और हमारा निकल के आ जाएगा I बराबर NeAVD। तो हमारा क्या I बराबर NeAVD हो जाएगा। और यही क्या है, यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में अब संबंध ज्ञात करते हैं। धारा घनत्व J बराबर क्या होता है I/A, J बराबर होता है I/A। तो J बराबर I का मान क्या है NeAVD, और हमारा क्या A से A हमारा क्या हो गया कट गया। तो हमारा J का मान निकल के आ जाएगा NeVD। यही हमारा क्या है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। यह हमारा क्या है, यह धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, अनुगमन वेग के बीच क्या है, बीच संबंध है। धारा घनत्व तथा अनुगमन के वेग के बीच क्या है, यह संबंध है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो किरचॉफ ने क्या दिए थे, दो नियम दिए थे। पहला नियम था संधि का नियम और दूसरा नियम था लूप का नियम या पास का नियम। तो आइए सबसे पहला नियम देखते हैं। तो किरचॉफ ने प्रथम नियम, इनके नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली, मतलब कोई वैद्युत परिपथ है, इसमें संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। तो हमारा क्या होगा, सिग्मा आई बराबर क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आने वाली धारा हमारी कौन सी है, I1 प्लस I2। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमारा I1 आ रही है और I2 आ रही है, I3 I4 और I5 क्या हो रही है, जा रही है। तो जाने वाली धारा को क्या करेंगे, हम जाने वाली धारा को माइनस से लेंगे, I3 I4 और I5। तो बीजगणितीय योग ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं I1 प्लस I2, या लिख सकते हैं आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो I3 प्लस I4 प्लस I5, तो ये हमारा आने वाली धारा का योग बराबर क्या होता है, जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। मतलब यह बताता है कि क्या है, आवेश संरक्षित रहता है। तो यह क्या, आवेश संरक्षण को बताता है। क्या किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो यही चीज़ हमने बताया, वह चीज़ लिख दिया है। अब दूसरा नियम देखते हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कह रहा है, किरचॉफ ने दूसरा नियम दिया था, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के किसी भी पास के खंडों में, कि कोई भी पास ले रहे हैं क्या, किसी भी पास के खंडों में उसमें बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में उपस्थित कुल वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो मतलब क्या, उसके संगत प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है, और उसमें बहने वाली धारा और उसके जाने वाली क्या, प्रतिरोध से जाने वाली धारा का गुणनफल और उसके कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो सिग्मा IR बराबर क्या होता है, सिग्मा E होता है। तो अब इस पास में सबसे पहले हम पास देखते हैं। हम सबसे पहले पास देखेंगे ADCBA में। तो सबसे पहले बंद पास ADCBA में। तो यही हमारा कहना है, ADCBA में। तो पहले बंद पास में, तो जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो इधर से हम चल रहे हैं तो हमारा क्या रहेगा, इधर से हम चल रहे हैं और धारा क्या आ रही है, यहाँ से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या रहा है, यहाँ से चल रहे हैं तो क्या इधर ही चल रहे हैं, तो क्या I1 R1। तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा, I1 R1 माइनस, हमारा माइनस रहेगा, और I2 R। हम क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, धारा इधर बढ़ रही है। जब उल्टा बढ़े तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस I2 R2। इसमें क्या हो रही है, I2 धारा बढ़ रही है तो क्या होगा, माइनस I2 R2 माइनस I2 R2 बराबर इसका कुल। यहाँ देखिए क्या, यहाँ से हमने क्या किया, ये प्लस है और ये हमारा माइनस है। प्लस से क्या हो रहा है, माइनस, इधर जा रहे हैं ना, तो प्लस से माइनस पे जाएंगे तो हमारे क्या करेंगे, माइनस में लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा माइनस E2। और यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ कूद रहे हैं, तो प्लस पे जा रहे हैं तो क्या हमारा प्लस लिख देंगे, प्लस E1। तो लिखेंगे क्या, हमारा प्लस E1। तो ऐसे लिख दीजिए, E1 को प्लस में लिख देंगे और माइनस E2। अब दूसरे बंद पास CDEFC में, CDEFC में, तो दूसरे बंद पास में तो हमारा क्या हो जाएगा, I2 R2 प्लस I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। और हमारा क्या हो जाएगा, इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस पे जाने क्या हमारा बराबर E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, E2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस बंद पास को हल कर दिया। और यह नियम ऊर्जा के संरक्षण को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो पहला आवेश संरक्षण के नियम को और दूसरा क्या, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दर्शाए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। 10 ओम
में क्या हो रहा है, कितनी धारा बह रही है, तो यानी I1 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर लूप, सबसे पहले हम लूप कौन सा लेंगे, तो लूप हम लेते हैं A B C X Y H G F A। तो हमारा लेंगे लूप में A B C X Y H G F A में। तो अब इस लूप में देखेंगे तो यहाँ से चल रहे हैं, तो हम कहाँ किधर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं ए बी, ए से इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो इधर चल रहे हैं तो I2 ये क्या है, जा रहा है धारा इधर, इधर धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, और हम चल किधर इधर रहे हैं, तो -3I2 क्या हो जाएगा, -3I2। फिर इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से, इधर से, इधर से, तो 6I1 प्लस I2 -6I1 प्लस I2 बराबर, हम इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस से यहाँ पर क्या माइनस पर जंप कर रहे हैं, प्लस से माइनस पर जंप कर रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -4.5। तब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -6 -3I2 -3I2 -6I1 -6I2 बराबर -4.5। क्या होगा, माइनस काम हो जाएगा, दोनों तरफ से क्या होगा, माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो दोनों तरफ से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन कर लेंगे, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और I1 माइनस क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6I1 -6I1 -6×3 9I2 बराबर -4.5। तो पूरा हो जाएगा 6I1 प्लस 9I2 बराबर 4.5। तो अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3I1 3 दूनी 6, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2I1 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1.5, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। तो उसके बाद आगे हमारा लूप, यहाँ पर देखेंगे लूप EF G। अब दूसरे लूप में देखेंगे EF G H Y H D E। तो लिखेंगे EF G H Y D E में। अब इसमें इस लूप में देखेंगे, इस लूप में देखेंगे तो हमारा क्या क्या आएगा। तो इस लूप में हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारा इधर जा रहे हैं, क्या जिधर जा रहे हैं उधर ही धारा पर है, तो 6I1 प्लस I2 प्लस हो जाएगा, प्लस 6I1 प्लस I2, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जाएंगे, इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 10I1 प्लस 10I1 बराबर, इसमें विद्युत वाहक बल इधर से इधर जाने क्या है, हमारा माइनस है, हमारा प्लस है, माइनस से प्लस पे आ रहे हैं तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा 3 बराबर 3। तो हमारा हो जाएगा 6I1 प्लस 6I2 प्लस 10I1 बराबर 3, 6I1 और 10 यानी 10 6 16I1, हमारा 16I1 प्लस 6I2 बराबर हो गया 3। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं क्या रहा है, यहाँ पर 3I2 है, और हमारा 3I2 है, इसको हम क्या करेंगे 6I2 करेंगे तो क्या होगा, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में क्या करें, 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 4I1 प्लस
I2 बराबर 3 हो जाएगा समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 को अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4I1 हो जाएगा 4I1 प्लस 6I2 बराबर 3 समीकरण 3 और हो जाएगा फिर 16I1 प्लस 6I2 बराबर 3 समीकरण नंबर 2। क्या करने पर समीकरण कौन सा क्या करेंगे हम करेंगे 2 धन 3 से। समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे समीकरण 2 में से क्या करेंगे 3 को घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाने पर तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस। तो 3 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 0 और 4 16 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा -12I1 -12I1 बराबर 0। तो हमारा I1 बराबर हो जाएगा कितना 0। तो समीकरण 1 में तो हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस 3I2 बराबर 1.5। तो हमारा हो जाएगा 3I2 बराबर 1.5 यानी I2 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो हमें पूछ रहा क्या कर रहा 10 ओम में प्रवाहित I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमारा क्या होगा 10 ओम में, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 ओम में कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो 10 ओम में क्या होगी, कोई धारा बहने वाली नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा किरचॉफ के नियम की सहायता दिए गए परिपथ में बिंदु बी तथा डी के बीच विभवांतर, बी और डी के बीच विभवांतर और 3 वोल्ट में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है तो इसको कीजिएगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमने एक धारावाहिक कुंडली ले ली, इसमें क्या हो रही है, इसमें आई धारा बह रही है। तो इसको कुंडली में बनाएंगे तो आपका समय बर्बाद ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया, पहले से ही ये क्या किया, एक वृत्ताकार कुंडली बना लिया। इसमें आई धारा क्या रही है, प्रवाहित हो रही है। इसमें हमने क्या किया, आई धारा प्रवाहित कर दिया। तो करा बायोसेवर्ट के नियम के साथ धारावाही वृत्ताकार कुंडली, मतलब क्या, धारावाही वृत्ताकार कुंडली हमने बना लिया। तो मान लेते हैं इसके केंद्र पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। जब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो धारा क्या रही, बढ़ रही है। हम क्या करेंगे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा बाहर की तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी क्या होगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर क्या किया हमने, अल्पांश क्या ले लिया, हमने अल्पांश डीएल ले लिया। डीएल अल्पांश ले लिया क्या, इसके केंद्र से आर दूरी पर। तो इस वृत्ताकार कुंडली के आर दूरी पर हमने क्या किया, डीएल अल्पांश ले लिया और क्या है 90 डिग्री के कोण पर है। तो डीएल अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अब हम केंद्र पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे तो हमारा डी बी बराबर निकल के आ जाएगा। डी बी बराबर हो जाएगा μ0/4π इंटू आई बहने वाली धारा इंटू डी एल अल्पांश गुणे साइन थीटा। तो आई और डी एल के बीच का कोण है इंटू बटे आर स्क्वायर। तो हमारा डी बी बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा μ0/4π इंटू आई डी एल साइन क्या, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री पर है। तो आई और डी एल के बीच क्या है, एंगल कितना है, ए यहाँ पर आई कोण क्या 90 डिग्री है अपान आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी वी बराबर μ0/4π इंटू आई डी एल गुणे 1 अपान आर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर डी बी का मान निकल के आ जाएगा कितना, μ0/4π इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। तो हमारा समीकरण नंबर 1। अब कुंडली के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या किया, अल्पांश के कारण निकाला। अब केंद्र पर क्या, कुल पूरे भाग के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो लिख सकते हैं कुंडली
कुंडली के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो गया क्लोज इंटीग्रेशन डी बी। तो हमारा B बराबर हो जाएगा यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन μ0 अपान 4 पाई इंटू आई डी एल अपान आर स्क्वायर, आई डी एल अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई डी एल अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई डी एल अपान क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो हमारा B बराबर निकल के आ जाएगा μ0 अपान 4 पाई, ये क्या कांस्टेंट है, अपान आई अपान आर स्क्वायर। हमारा क्या है डी एल क्लोज इंटीग्रेशन करना, सॉरी क्या हो जाएगा हमारा डी एल इंटीग्रेशन क्या करेंगे डी एल हमारा क्या है या लंबाई, इसका क्या इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई 2 पाई आर, इसकी परिधि जो हमारी लंबाई है। तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, इसका 2 पाई आर हो जाएगा। तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी पूरी लंबाई। तो हमारा म्यू बराबर हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, जो हमारा यल डी एल का समाकलन हमारा क्या होगा यल आएगा, और यल को क्या लिखेंगे हम 2 पाई आर लिखेंगे। तो यहाँ से इतना आ गया, तो यहाँ से 2 पाई से क्या होगा हमारा 2 बार में कट गया, और हमारा आर से क्या होगा ये हमारा एक घात कट गया। तो हमारा B का मान निकल के आ जाएगा μ0 आई अपान 2 आर, μ0 आई अपान 2 आर हो जाएगा। तो यदि कुंडली में क्या हो, यदि n फेरे हों, कुंडली में क्या हो यदि n फेरे हों तब, यदि क्या हो कुंडली में n फेरे हों तब, तो यदि क्या हो कुंडली में n फेरे हों तो लिख सकते हैं यदि कुंडली में n फेरे हों, n फेरे हों तो हमारा B का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, तो यहाँ से हमारा B का मान निकल कर आ जाएगा कितना, B का मान निकल के आ जाएगा B बराबर हो जाएगा हमारा μ0 n आई अपान 2 आर, B बराबर μ0 n आई अपान 2 आर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो कह रहा है अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित किया। स्पष्ट कीजिए कि धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का होगा। तो कह रहा अनंत लंबाई के धारावाही चालक, धारावाही सीधे तारों के बीच, मतलब क्या अनंत लंबाई के क्या है सीधे धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित किया। स्पष्ट कीजिए कि कब धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा। तो हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का क्या किया हमने धारावाही चालक ले लिया। इसमें धारावाही चालक इसमें क्या हो रही है हमारी आई धारा बह रही है, इसमें I1 धारा बह रही है, और एक हमने ले लिया 2 धारावाही क्या किए हमने चालक लिए, इसमें क्या I2 धारा बह रही है। तो दोनों क्या है अनंत लंबाई के हैं। तो हमारा AB और CD हमने क्या किया 2 धारावाही चालक ले लिए, एक दूसरे से क्या r दूरी पर हमने रख दिया। तो इसके कारण तो हमारा क्या इस धारा के कारण क्या होगा, यदि हम क्या करें इस पर हमारा क्या ऊपर धारा बह रही है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान, हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या इसके कारण क्या होगा, इस पर इसमें हमारा I1 के कारण क्या इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किधर हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। तो इसमें क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी अंदर की तरफ हो जाएगी, और इस धारावाही तार चालक के कारण क्या होगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसकी दिशा क्या होगी बाहर की तरफ होगी। तो बाहर की तरफ होगी और लगने वाला बल, तो हमारा जो लगने वाला बल क्या इधर हमारा होगा, तो इधर क्या होगा हमारा बल लगेगा, और इसके कारण लगने वाला बल क्या होगा हमारा इस साइड में लगेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या करते हैं हम दोनों की धारा की दिशा क्या करते हैं विपरीत ले लेते हैं, एक की ऊपर की तरफ और एक की नीचे की तरफ। तब तो क्या होगा ये दोनों क्या हो गए एक तरफ आकर्षण हो गया, लेकिन क्या होगा यहाँ पर जो हमारा बल क्या होगा जब धारा की दिशा क्या होती है बदल जाती है, एक में I1 और दूसरे में I2 बढ़ रही, तो इस I1 धारा के कारण क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बाहर की तरफ, और इसमें भी क्या होगी इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी बाहर की दिशा तरफ होगा। बल लगने वाला बल क्या इधर लगेगा और इसमें क्या होगा इस साइड लगेगा, और इनके बीच की दूरी क्या r है। तब तो इसमें क्या हो रहा है यदि क्या हो समान दिशा में है धारावाही चालक समान दिशा में है तो क्या होगा तो आकर्षण होगा, यदि उनके धारा की दिशा क्या विपरीत है तो उनके बीच क्या होगा प्रतिकर्षण बल लगेगा।
तो ये हमारा क्या प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो चालक तार AB में I1 धारा के कारण, जो हमारा चालक तार AB है, AB में क्या I1 धारा के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, B1 उत्पन्न हो जा रहा है। तो हमारा B1 बराबर हो जाएगा μ0 I1 बटे 2πr। I1 में क्या 2πr। अब B1 के द्वारा CD लंबाई पर, B1 के द्वारा हमारा B1 के द्वारा CD लंबाई पर, जो CD लंबाई, CD की L लंबाई पर लगने वाला बल, जो हमारा क्या है इसके CD के L लंबाई पर, L लंबाई ले रहे हैं उस पर लगने वाला बल हमारा हो जाएगा F बराबर हो जाएगा I2 L B1 sin थीटा। तो हमारा F बराबर हो जाएगा कितना, F बराबर हो जाएगा I2 इंटू L इंटू B का मान, B1 का मान हमारा क्या μ0 I1 अपान 2πr इंटू साइन थीटा क्या है, ये 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर क्या लंबवत क्या इसमें 90 डिग्री पर है बल, क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमारा यहाँ पर F बराबर हो जाएगा μ0 अपान 2π, साइन 90 का मान कितना है 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या I1 I2 इंटू अपान R इंटू L। तो इतना लगेगा। अतः CD की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल के L को क्या यहाँ नीचे ला देंगे तो इतना न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अच्छे से हमने क्या किया इस फार्मूले को प्रूफ कर दिया। तो क्या पूछा था, क्या अंत लंबाई के धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण, आकर्षण कब होगा और कब प्रतिकर्षण होगा स्पष्ट करना था, और बल का सूत्र का धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल के, तो धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का हमने क्या सूत्र भी प्रूफ कर लिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के दो चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टेस्ला हो, तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये क्या है यन के कारण क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर हमारे क्या होगी दूर की तरफ होगी। तो और यहाँ पर जो क्या करेंगे हम इस यन के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा इधर की तरफ लगता है, यन से एस की तरफ लगता है, क्या होगा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी नीचे की तरफ हो जाएगी। तो एक दूसरे के क्या है ये दोनों लंबवत हैं। यदि इस बिंदु और यहाँ से क्या है बीच की दूरी क्या है d है, और तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी भी क्या होगी d होगी। तो हमारा B1, अब चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हमारा B1 निकालेंगे, तो B1 बराबर हमारा जाएगा μ0 अपान 4π इंटू 2m। तो कह रहा क्या एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 तथा दो चुंबक दिए गए हैं भांति रखे हैं, और चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टेस्ला हो, तो दोनों चुंबकों पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हमारा 2m अपान d³, तो 2m अपान d³ n से क्या होगा, ये हमारा क्या होगा B1 क्या होगा n से दूर। हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये हमारा क्या है n पोल से क्या है दूर की तरफ, क्या n से क्या हो रहा है दूर, n से दूर। और B2 बराबर हमारा B2 बराबर हो जाएगा, तो अब B2 बराबर हमारा हो जाएगा μ0 अपान 4π इंटू m अपान d³। तो B2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा m अपान d³ हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चूँकि B1 और B2 क्या है एक दूसरे के क्या हैं लंबवत हैं, B1 और B2 एक दूसरे के क्या हैं लंबवत हैं, तब परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी। तो परिणामी तीव्रता आइए देखते हैं। तो हमारा B1 और B2 हमारे क्या एक दूसरे के लंबवत हैं। जब B1 और B2 लंबवत हैं तो B1 व B2 का परिणामी तो परिणामी हमारा क्या जाएगा B बराबर हो जाएगा √B1 प्लस B2 का स्क्वायर, B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो हमारा B बराबर हमारा हो जाएगा √μ0 अपान 4π इंटू 2m अपान d³ का
स्क्वायर प्लस म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू यम अपान डी क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा b का मान निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पर 2m है तो 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू यम बटे डी क्यूब, बाहर निकल के आ जाएगा हमारा कितना आएगा 4 + 1, तो 4 + 1 हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी हो जाएगा √5। तो हमारा b का मान निकल के आ जाएगा कितना, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू यम अपान डी क्यूब √5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, तो एक और शानदार क्वेश्चन आइए देखते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, कह रहा किसी कुंडली या परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब क्या करते हैं, कोई कुंडली है से बद्ध कोई परिनालिका है या कुंडली से बद्ध कोई चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन के कारण क्या होगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसका पहला उत्तर मिल गया। तो क्या है, थ्योरी है, तो थ्योरी में लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हमने क्या है पहले से ही लिख दिया है। अब फिर कह रहा वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। फैराडे ने क्या किया था, 2 नियम दिया था। फैराडे का पहला नियम था कि किसी कुंडली या परिनालिका में प्रेरित वैद्युत वाहक बल प्रेरित धारा तब तक होते हैं, प्रेरित धारा तब तक होते हैं जब तक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब तक क्या होता है, कुंडली के क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक क्या होगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा क्या होती उत्पन्न होती है। पहला नियम दिया था। और दूसरा नियम दिया कि किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं। यानी बताया था क्या, E प्रोपोर्शनल टू होता है -d∅/dt। फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यदि क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं E बराबर लिख सकते हैं कितना, -k/d∅/dt। के हमारा क्या नियतांक है, के नियतांक है, कि हमारा क्या नियतांक है। और मात्रकों की सभी पद्धतियों के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। मात्रकों की सभी पद्धति के लिए, सभी पद्धति के लिए के बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। के लिए हमारा के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो मात्र सभी पद्धति के लिए के बराबर 1, अतः हमारा हो जाएगा, अतः E बराबर हो जाएगा -d∅/dt। यदि क्या कुंडली परिनालिका में, यदि परिनालिका कुंडली या परिनालिका में, कुंडली या परिनालिका में, नालिका में क्या हो, n फेरे हो, n फेरे हो, तो यदि कुंडली या परिनालिका में क्या हो, n फेरे हो, तो हमारा E बराबर हो जाएगा -n/d∅/dt। E बराबर हो जाएगा -n/d∅/dt हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा में 10 सेंटीमीटर लंबी तथा प्रतिरोध 0.5 ओम पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया। तो इतना टेस्ला का एक समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को उत्तर दिशा में के तल के आर पर स्थापित किया जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में क्या किया है, स्थापित किया था। चुंबकीय क्षेत्र में एक समान दर से इतना सेकंड में घटाकर 0 तक लाया जाता है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश। तो हमारा यहाँ पर दिया कितना, भुजा दिया है। तो हमारा भुजा, तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये बराबर क्या जाएगा, क्षेत्रफल क्या जाएगा हमारा, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं 100 10 का पावर 2 गुणे 10 का पावर -4 गुणे कितना हो जाएगा हमारा, मीटर हो जाएगा। तो यानी 10 का पावर -2 मीटर। और आर का मान दिया कितना, 0.5
ओम, और हमारा डेल्टा टी का मान दिया कितना 0.70 सेकेंड। तो कह रहा है कि मतलब क्या क्या है, टेस्ला का समान चुंबकीय क्षेत्र घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में कह रहा है एक पूर्व पश्चिम में ऊर्ध्वाधर तल में रखा गया है। पूर्व पश्चिम की ओर क्या एक हमने क्या किया यहाँ पर ऊर्ध्वाधर तल में क्या किया, एक ऊर्ध्वाधर तल में रखा गया है, ऊर्ध्वाधर तल में रखा है। और इसमें क्या है उत्तर पूर्व, ये हमारा क्या है नॉर्थ है, हमारा क्या है साउथ। उत्तर पूर्व क्या हो रहा है, इसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। उत्तर पूर्व में क्या हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, यानी क्या होगा थीटा का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से थीटा का मान निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। तो क्या होगा 45 डिग्री पर स्थापित है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान दर से, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर φ1 निकालेंगे, यहाँ पर हमारा कितना जाएगा φ1 बराबर हमारा हो जाएगा BA cos थीटा। तो φ1 बराबर BA cos थीटा, बी का मान कितना है 0.1 गुणे 10 का पावर -2 क्षेत्रफल है ए, और cos थीटा का मान क्या है cos 45 डिग्री। cos 45 का मान कितना √2 हो जाएगा 1/√2। तो हमारा 1 गुणे 10 का पावर -1 गुणे 10 का पावर -2 गुणे 1/करली में 2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा निकल के 10 का पावर -3/√2 वेबर। तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना आएगा, इतना वेबर आ गया। अब φ2 का मान निकालते हैं। अब φ2 बराबर हो जाएगा हमारा BA cos थीटा। तो हमारा यहाँ पर BA cos थीटा, तो BA cos थीटा हमारा φ2 का मान कितना आ जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा φ2 मान क्या मतलब बहुत निकालेंगे क्या हमारा cos 90 का मान कितना 0, तो इसलिए हमारा क्या होगा φ2 का मान क्या होगा हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो φ2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, φ2 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो φ2 बराबर हमारा 0 होगा। अब E बराबर हम निकालेंगे, तो E बराबर हमारा निकालेंगे क्या, हमें ये तो निकाल लिया। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हमारा हो जाएगा d∅dt, डी हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा ∆φ/ΔT का इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहले ∆φ निकालते हैं, ∆φ φ2 - φ1, φ2 - φ1। तो φ2 का मान कितना होगा हमारा 0 माइनस φ1 का क्या है 10 का पावर -3, 10 का पावर -3/√2। तो हमारा कितना रहेगा -10 का पावर -3/करली में 2। तो हमारा E बराबर हो जाएगा ∆φ2 का मान, ∆φ का मान हमारा कितना है 10 का पावर -3 माड में है। तो इसका क्या है हमको क्या यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड आएगा। तो हमारा क्या है माड में है, तो इसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे √2 हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा ∆t का मान कितना 0.70/1। ये हमारा क्या E का मान अब यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा 10 का पावर -3 हो जाएगा √2 × 0.70 यानी 1.02 गुणे 10 का पावर -3 वोल्ट। कितना हमारा विद्युत वाहक बल निकल कर आ जाएगा। तो विद्युत वाहक बल हमारा क्या होगा दूसरा भी निकल के आ गया। प्रेरित धारा, अब प्रेरित धारा निकालेंगे तो हमारा यहाँ से प्रेरित धारा कैसे निकलेगा, तो हमारा प्रेरित धारा कैसे निकालेंगे, तो अब प्रेरित धारा निकालते हैं। अब प्रेरित धारा हमारा तीसरा, यहाँ से हमारा क्या था, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा पहला था, पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब यहाँ पर तीसरा निकालेंगे हमारा कितना I बराबर होता है क्या E/R, E/R। तो हमारा E का मान कितना है 1.02 गुणे 10 का पावर -3 बटे हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 0.5R का मान रख देंगे। तो हमारा कितना इतना एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इतना एम्पियर हमारा धारा हो गया। अब चौथा हमारा क्या कह रहा है, तो प्रेरित आवेश Q बराबर क्या था हमारा IT, Q बराबर हो जाएगा IT, Q बराबर हो जाएगा I × T। तो I का मान हमारा रखेंगे और T का मान रख के क्या करेंगे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो I का मान यहाँ से रखेंगे और T का मान कितना है हमारा 0.7। तो यहाँ से मान रख के आप आसानी से क्या कर सकते हैं इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक लिखिए। तो हमारा क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा कालांतर L C R हमने क्या किया, तीनों को श्रेणी में जोड़ दिया। तो L पे हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा VL, और C के लिए VC, और R के लिए क्या हो जाएगा, हमारा VR हो जाएगा। हमने श्रेणी में जोड़ लिया। तो हमारा सोर्स से हमने क्या किया, जोड़ दिया। V बराबर हो जाएगा हमारा V0 साइन ओमेगा टी। सोर्स से AC सोर्स से क्या है, AC सोर्स से क्या जुड़ा है, सोर्स से जुड़ा है। तो हमारा जो हमारा क्या शुद्ध प्रतिरोध के लिए हमारा I और R हमारे क्या होते हैं, वोल्टेज और क्या होते हैं, करंट, एक ही कला में होते हैं। और हमारा जो L जुड़ा हो, यदि क्या हो L जुड़ा हो तो हमारा क्या होगा, हमारा 90 डिग्री पर कालांतर कितना था VL। यहाँ पर यदि क्या हो L जुड़ा तो V और I के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री क्या होगा, हमारा VL क्या होगा, पीछे होगा, या I हमारा क्या 90 डिग्री, और हमारा क्या यहाँ पर VL क्या हो जाएगा, हमारा VC क्या होगा 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा I हो गया, और ये हमारा क्या है VL है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, हमारा V, हमारा क्या VL है। तो हमारा हो जाएगा इसका VL, और VC का हमारा परिणामी निकालने क्या जाएगा, VL माइनस VC, VL माइनस VC। तो हमारा परिणामी क्या होगा, VL माइनस VC, हमारा क्या है परिणामी निकल कर आ गया क्या, VC का। तो VL माइनस VC हमारा परिणामी हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा VL माइनस VC, और हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा V है, और VL और VR के बीच का परिणामी क्या है, हमारा V हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, अब VL माइनस VC का परिणामी निकालेंगे क्या, हमारा इतना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ से V का मान निकालेंगे, तो हमारा V बराबर हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो हमारा V स्क्वायर बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर बराबर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा V स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो VR क्या हो जाएगा, हमारा IR का स्क्वायर प्लस VL को क्या लिख सकते हैं IXL माइनस VC को लिख सकते हैं IXC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर, और यहाँ से क्या करेंगे हम प्लस I स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से V स्क्वायर अपान क्या जाएगा, I यहाँ से पूरा कॉमन हो जाएगा, V स्क्वायर अपान I स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो V स्क्वायर अपान R स्क्वायर को I स्क्वायर को लिख सकते हैं हम क्या, Z। V अपान I को हम लिख सकते हैं क्या, प्रतिबाधा Z स्क्वायर लिख सकते हैं, V अपान I को लिख सकते हैं Z। तो हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हमारा Z का मान यहाँ से सीधे निकल के आ जाएगा, Z बराबर निकल के आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से क्या गया, हमारा फार्मूला बनकर आ गया। तो यदि परिणामी वोल्टता V तथा धारा I के बीच कालांतर फाई हो तब, यदि क्या हो कालांतर फाई हो तब हमारा tan फाई बराबर निकल के आ जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा VL माइनस VC। तो क्या है वोल्टता V और I के बीच, तो हमारा हो जाएगा VL माइनस VC अपान हमारा कितना आ जाएगा VR, VL माइनस VC अपान R। tan थीटा पर क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, tan फाई पर क्या लंब बटे आधार, तो VL माइनस VC अपान I ए VR। तो हमारा tan फाई बराबर हो जाएगा हमारा IXL माइनस IXC अपान हमारा क्या हो जाएगा IR। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, हमारा I से क्या हो जाएगा, हमारा I से I कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर tan फाई बराबर, तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा tan फाई बराबर आ जाएगा कितना, तो हमारा यहाँ पर tan फाई बराबर आ जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा I इंटू XL माइनस XC बटे हमारा क्या हो जाएगा IR। तो हमारा tan फाई बराबर निकल के आ जाएगा XL माइनस XC बटे R। तो XL माइनस XC बटे R, तो हमारा यहाँ से फाई बराबर निकल के आ जाएगा tan इनवर्स
एक्सएल माइनस एक्स सी बटे हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर। तो एक्सएल माइनस एक्स सी बटे आर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा अतः लिख सकते हैं, अतः फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी बटे आर। तो एक्सएल एक्स सी में जो बड़ा होगा उसको करेंगे हम घटा देंगे उसमें से उसको। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्या करा है, कर दिए गए प्रत्यावर्ती धार परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रेरित की तथा धारती प्रतिघात, फिर अनुनाद की दशा में अप्रयुक्त बोल्टता की आवृत्ति, फिर कर अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। तो हमारा यल का मान यहाँ पर दिया कितना, 20 मिली हेनरी। तो लिख सकते हैं 20 गुणे 10 का पावर माइनस 3 हेनरी, या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 हेनरी। यल का मान दे दिया। अब सी का मान दिया कितना, 2 माइक्रो फैरेड। सी का मान कितना दिया हमारा, 2 माइक्रो फैरेड। तो लिख सकते हैं 2 गुणे 10 का पावर माइनस 6 फैरेड, 2 गुणे 10 का पावर 6 फैरेड। और आर का मान दिया कितना, 1 किलो ओम, यानी 1 गुणे 10 का पावर माइनस 10 का पावर 3 ओम। तो आर एल सी का मान दे दिया है। अब प्रेरक की तथा धारती प्रतिघात एक्सएल तथा एक्सी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो और यहाँ पर भी का मान दिया कितना, भी बराबर दे दिया है कितना, यहाँ पर भी बराबर दे दिया 10 साइन। तो इसको उस साइड लिखते हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा दिया कितना, भी बराबर दिया कितना 10 साइन 1000 टी, 10 साइन 1000 टी। इसको तुलना हम क्या करेंगे, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी से क्या करेंगे, तुलना कर देते हैं, से तुलना करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो हमारा भी नॉट का मान कितना आ जाएगा, भी नॉट का मान आ जाएगा 10 वोल्ट। भी नॉट का मान 10 वोल्ट, तो और ओमेगा का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1000 रेडियन पर सेकेंड। अब हमारा एक्सएल बराबर होता है कितना, ओमेगा यल। एक्सएल बराबर होता है कितना, ओमेगा यल। तो एक्सएल का मान हमें निकालना है। तो ओमेगा का मान कितना है, 10 का पावर 3, और यल का मान 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2, यानी कितना जाएगा, 2 गुणे 10 का पावर 10 का पावर 1 प्लस 1, 2 गुणे 10 का पावर प्लस 1 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा हमारा, आ जाएगा 20। तो एक्सएल का मान कितना हमारा 20 ओम आ गया आंसर। अब हमारा एक्सी का मान निकालते हैं, एक्स सी। तो 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी निकालेंगे तो हमारा कितना, 1/ओमेगा का मान कितना, 10 का पावर प्लस 3 गुणे सी का मान कितना हमारा, 2 गुणे 10 का पावर माइनस 6। 6 में 3 जाएगा, 6 माइनस 6 में प्लस 3 जुटेगा कितना होगा, -3, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +3, यानी 1/2 गुणे 10 का पावर 3, यानी 2 बचे, यानी हो जाएगा हमारा 500 ओम। 1000/2 यानी कितना हमारा 500 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अब हमारा इसका दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। इसमें क्या कर रहा है, अनुनाद की दशा में अप्रयुक्त बोल्टा की आवृत्ति, यानी एफ पूछ रहा है। एफ बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट होता है कितना, यल सी। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हमारा एफ का मान निकल के आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट यल सी। यल का मान कितना है, 2 गुणे 10 का पावर -2 गुणे 2 गुणे 10 का पावर -6, 10 का पावर -6। तो हमारा यहाँ से एफ का मान निकल के आ जाएगा 1/2 पाई इंटू हो जाएगा 4 गुणे 10 का पावर -8 रूट में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से एफ का मान निकल के आ जाएगा 1/2 पाई इंटू 2 गुणे 10 का पावर कितना आ जाएगा, -4, क्या जगह यही हर्ज हो जाएगा। तो इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना भी छोड़ देंगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या करा, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। अब परिपथ की प्रतिबाधा निकालते हैं। तो हमारा तीसरा, अनुनाद की स्थिति में हमारा Z बराबर क्या जाएगा, हमारा R क्या जाएगा, न्यूनतम
तो हमारा जेड बराबर हो जाएगा 1 किलो ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ गया। क्या दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य मान पूछ रहा है, फिर प्रेरण प्रतिघात पूछ रहा है, फिर धारती प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर। तो आइए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर C बराबर दिया कितना, 10/पाई, क्या माइक्रो फैरेड। तो 10/पाई, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 10/पाई गुणे 10⁻⁻6 फैरेड। तो हमारा L बराबर दिया कितना, L बराबर दिया 40/पाई हेनरी, और R का मान दिया कितना, R बराबर दिया कितना, 2000 ओम, और V का मान दिया कितना, 282 साइन 100πt। लिख सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो हमारा से तुलना से क्या करते हैं, तुलना करेंगे तो हमारा V0 का मान कितना आ जाएगा, V0 बराबर 282, और ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, 100 पाई, ओमेगा का मान 100 पाई, ये हमारा क्या है, वोल्ट है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इतना आ गया तो हमारा पहला VRAMS बराबर क्या जाएगा, V0/√2। तो V0 का मान कितना है, 282/√2 को लिख सकते हैं 1.41। तो लिख सकते हैं 282/141 गुणे 100, और हमारे 141 दूना 282 यानी कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 200 वोल्ट। हमारा क्या होगा, यही आंसर आ जाएगा। तो VRAMS हमने वोल्टेज निकाल लिया। अब दूसरा इसका पूछ रहा है कितना, हमारा एक्सेल पूछा है, क्या प्रेरण प्रतिघात एक्सेल पूछा है। तो एक्सेल वाला क्या आता है, ओमेगा L। तो ओमेगा का मान कितना है, 100 पाई, और L का मान कितना है हमारा, 40/पाई। तो हमारा 40/पाई है, 40/पाई। तो हमारा पाई से पाई क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया, 100 पाई है। तो पाई से पाई हमारा कितना हो जाएगा, कितना, 4000 ओम आएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला हमारा तीसरा नंबर को क्या कर रहा है, इसमें तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है, हमारा XC यानी धारती प्रतिघात ज्ञात करना ना। तीसरा धारती प्रतिघात और फिर पथ की प्रतिबाधा। तो धारती प्रतिघात XC बराबर हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा 1/ωc। तो 1/ωc, तो हमारा 1/ओमेगा का मान कितना, 100 पाई, और C का मान कितना है, 10⁻⁵/पाई। तो पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको क्या किया है, मिली हेनरी में था, तो हमने क्या 10⁻5 पाई, तो क्या है 100, और क्या होगा ऊपर जाएगा कितना हमारा हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 1000 ओम आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट अगला हमारा क्या, परिपथ की प्रतिबाधा, यानी हमारा चौथा पूछा परिपथ की प्रतिबाधा, यानी Z बराबर हो जाता है √R² प्लस होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर Z का मान निकल के आ जाएगा कितना, 2000 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 XC, और 4000 में से 1000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3000 का स्क्वायर। तो 2000 और 3000 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा कितना, हमारा Z बराबर निकल के आ जाएगा 2 गुणे 10 का पावर कितना, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा होना कितना, 4 गुणे कितना, 3 दूनी 6, 10 का पावर -6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 गुणे 10 का पावर 6। तो 10 का पावर 3 बाहर हो जाएगा, और 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 10 का पावर 3 बाहर, और √, हो जाएगा 13। तो हमारा Z बराबर निकल के आ जाएगा 3.6 इंटू 13 का वर्गमूल निकालने का 3.6 इंटू 10⁻³ कितना, 3 ओम हमारा क्या जाएगा, परिपथ की प्रतिबाधा निकल कर आ जाएगी। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है, अगला पूछा है धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर। अब कालांतर फाई बराबर निकालते हैं। अब यहाँ से कालांतर फाई बराबर निकल के आ जाएगा tan इनवर्स, हमारा tan इनवर्स
हो जाएगा वी एल माइनस वी एल करें एक्स tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपान बी आर, एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर, तो हमारे यहाँ से फाइव बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी का मान कितना है 3000 बटे आर का मान कितना है 2000। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 3 0 क्या होगा, कट गया। तो हमारा कितना आ जाएगा, फाइव का मान आ जाएगा tan इनवर्स 3/2। यही हमारा क्या होगा, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारा एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि F1 व F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, सिद्ध कीजिए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F1 F2 बटे F1 प्लस F2 होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु रखा है, तो हमने क्या किया, दो लेंस ले लिए। तो हमने क्या किया, इस पर हम प्रकाश डालते हैं, क्या दूसरा लेंस उपलब्ध नहीं है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से प्रकाश क्या होगी, सीधे यहाँ तक पहुँचेगी और हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दूसरे लेंस के कारण जब प्रकाश क्या होती है, यहाँ पर जाएगी, क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर क्या होगी, विरल सघन माध्यम में जाएगी, क्या अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो हमारा वस्तु की दूरी हमारा क्या जाएगा, लेंस से वस्तु की दूरी हमारी क्या आ गई भी, ये हमारा क्या, वस्तु की दूरी हमारी क्या है u, और प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, पहले प्रतिबिंब बनेगा v डैश और उसके बाद हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा, हमारा अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, हमारा ए भी हो जाएगा। और हमारा क्या L1 है और ये हमारा L2 लेंस है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर L2 लेंस की अनुपस्थिति में, ये क्या हो, ये L2 ये वाला हमारा क्या लेंस ना हो, ये हमारा L1 है और ये हमारा L2। यदि L2 लेंस नहीं है तब हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमारा हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। हमारा वस्तु v डैश माइनस 1/u बराबर क्या जाएगा, हमारा प्रतिबिंब इसका वस्तु हमारा हो जाएगा 1/f1। अब L2 की उपस्थिति में जब L2 हो जाता है तो हमारा प्रतिबिंब क्या हो जाता है, v दूरी पर बनेगा और माइनस क्या आ जाएगा, हमारा वस्तु क्या जाएगी, हमारी v डैश हो जाएगी, वस्तु की दूरी v डैश हो जाएगी और बराबर हमारा हो जाएगा 1/f2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कहते हैं, अब जोड़ देंगे। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। हमारा क्या होगा, v डैश क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। यदि L1 और L2 लेंस के स्थान पर एक ऐसा लेंस रखें ले लें जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाता हो। यदि क्या कहते हैं, ऐसा प्रतिबिंब ले लें जो क्या हो, L1 L2 लेंस के स्थान पर क्या दोनों का एक ऐसा लेंस ले लें जो क्या हो, वस्तु को क्या u दूरी पर रखें और प्रतिबिंब v दूरी पर बन जाए। तब हमारा लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो हमारा समीकरण 3 और 4 से 3 व 4 से तो हमारा 1/f बराबर निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 1/f1 प्लस 1/f2। तो हमारा 1/f1 1/f2 तो हमारा f बराबर हो जाएगा f1 f2 बटे f1 प्लस f2। तो हमारा यहाँ से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का ये फार्मूला हो जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, हमारा 1/f1 बराबर क्या होता है p1 और 1/f2 बराबर हो जाएगा क्या, हमारा p2। 1/f2 बराबर हमारा क्या जाएगा p2। तो 1/f बराबर हमारा हो जाएगा क्या p। तो हम लिख सकते हैं p बराबर हो जाएगा कितना, p1 प्लस p2। तो ये फार्मूला हमारा निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म को पीले प्रकाश के अपवर्तनांक √2 के अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो अल्पतम विचलन कोण हमारा ए का मान कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ए का कोण हमारा दिया क्या, अपवर्तक कोण 60 डिग्री और एन का मान दिया कितना, हमारा अपवर्तनांक दिया है √2। तो अल्पतम विचलन कोण, तो सबसे पहले हम पहला हल करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एन बराबर होता है कितना, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 बटे हमारा होता है कितना, साइन a/2, साइन a/2। अब यहाँ पर हमारा एन का मान दिया कितना, √2 दिया है तो हमारा हो जाएगा साइन
ए का मान दिया 60 डिग्री प्लस डेल यम अपान 2 बटे साइन a/2 यानी 60/2। तो हमारा यहाँ से √2 गुणे साइन 30, √2 गुणे साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा साइन 60 प्लस डेल यम अपान 2। तो हमारा √2 और साइन 30 का मान कितना था 1/2, तो √2 गुणे 1/2, 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल यम बटे 2। तो √2 से क्या होगा हमारा √2 आ गया, तो हमारा √2 बच गया। अब 2 से क्या होगा √2 कट गया, तो हमारा बचा कितना, यहाँ पर बच गया 1/√2 आ गया, और हमारा कितना आ गया साइन 60 प्लस डेल यम बटे 2। तो हमारा कितना आ गया, हमारा साइन 45 का मान कितना आ गया 1/√2, तो साइन 45 बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल यम अपान 2। तो 45 क्या हमारा साइन दोनों तरफ कट गया, हमारा 45 बराबर आ गया 60 प्लस डेल यम अपान 2। 2 से गुणा हो गया 60 दूनी 45 दूना 90 बराबर क्या होगा 60 प्लस डेल यम। तो हमारा डेल यम बराबर 60 में से क्या होगा 90 इधर चला जाएगा, क्या 90 में 60 घट जाएगा तो बचेगा 30। तो डेल यम का मान कितना आएगा 30 डिग्री आ गया। तो डेल यम का मान 30 डिग्री हमारा क्या होगा यही आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अल्पतम विचलन कोण आ गया। अब यहाँ से आई का मान निकालते हैं। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, कर आपतन कोण आई, फिर परावर्तन कोण आर और निर्गत कोण ई का मान पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे दूसरा, तो आई बराबर हमारा होता है कितना ए प्लस डेल यम अपान 2। ये आपतन कोण है, साइन आई अपन साइन आर होता है ना, तो उसी से निकाल सकते हैं। आई बराबर कितना आएगा 60 प्लस 30/2। ए का मान 60 डेल यम का मान 30, तो यानी कितना आएगा 90/2 यानी कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो आई का मान कितना आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया। तो आई का मान हमने क्या किया 45 डिग्री मिल गया। तो आई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब तीसरा हमारा क्या करा, आर का मान पूछ रहा। आर बराबर हमारा होता है क्या a/2। तो आर बराबर a/2, तो आर कितना आ जाएगा 60/2 यानी कितना आएगा आर का मान कितना आएगा हमारा 30 डिग्री। यही आंसर हो गया। और फिर चौथा करा ई बराबर आई बराबर 45 डिग्री। तो हमारा कितना जाएगा ये हो जाएगा 45 डिग्री आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसको हम जो 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है इसको हम क्या करेंगे 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो इसके आगे के पार्ट को हम आगे देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।